गुड मॉर्निंग क्लास। आज 16 अक्टूबर है। लास्ट क्लास 15 अक्टूबर को हमने जो हमारा टॉपिक था नरेशन, वो लगभग 28 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट किया है। इट मीन्स नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो टॉपिक है वो आपके समझ में आया होगा, हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, हर एक स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। ये जो नोट्स आपने बनाए हैं, इससे आप हमेशा सेव करके रखिए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं इनसे ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल कहीं पर भी नहीं है। इनसे ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल कहीं पर भी नहीं है। ये मैं छोटी क्लासेस के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, जितने भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तो उनके पास भी इससे ज़्यादा कहीं पर भी रूल नहीं है, गारंटीड है। इससे ज़्यादा कहीं पर भी आपको रूल नहीं मिलेगी। रूल का अथाह बढ़ दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हमने, ठीक है। और जब हमने रूल्स पूरे किए हैं तो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा जो हमें कंडक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से आपको जितना फ़ायदा मिल रहा है आप उस फ़ायदे को लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। फिर वापस अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि इन रूल्स से कहीं पर भी कोई भी ज़्यादा रूल आपको नहीं मिलेगा। यही रूल है जो आगे तक अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करता है, चाहे अगर वो RAS IAS या नीट की भी तैयारी करता है, तो इनसे ज़्यादा रूल कहीं पर नहीं मिलेंगे, इनसे कम ही मिलेंगे, गारंटीड है। 100 नहीं 200%, ठीक है क्लास। तो हमने हमारा नरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का एक और नया टॉपिक जो कि जाना जाता है वॉइस के नाम से। ग्रामर का एक नया टॉपिक है जो कि जाना जाता है वॉइस के नाम से। देखो वॉइस क्या होता है? वॉइस क्या होता है कि यह एक क्या है, वर्ब की फॉर्म है। वॉइस क्या है? वर्ब की फॉर्म है जो ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, वॉइस क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है जो ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो किसी भी वर्ग के लिए या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में मेरी बात? वॉइस क्या है? वॉइस इज ए टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस वर्ब की फॉर्म है। वॉइस क्या है? वर्ब की फॉर्म है। वॉइस क्या बताता है कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर किसी भी सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट है और उस सेंटेंस के अंदर किसी काम को बताया गया है, अगर कोई सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट है और उस सेंटेंस के अंदर किसी काम को बताया गया है, तो ये बताया जाता है कि ये जो काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हुआ ही है। काम किसने किया है? सब्जेक्ट के द्वारा ही हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है? ये तो डायरेक्टली हो गया, प्रत्यक्ष ही हो गया, या अप्रत्यक्ष वो काम हुआ है, लेकिन किसके द्वारा हुआ है? सब्जेक्ट के द्वारा। समझ में आई मेरी बात? अब देखो वॉइस जो होता है हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं अकर्मक और सकर्मक। हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव। अकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव और सकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव। समझ में आया? अकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव और सकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव। देखो अकर्मक का मतलब क्या होता है? अकर्मक का मतलब होता है विदाउट
द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे सेंटेंस होते हैं इनमें जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ होता है या कर्म नहीं लिया हुआ होता है, और ये होता है सकर्मक। इसमें क्या होता है? विद ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट हमारे को गिवन होगा। समझ में आई मेरी बात? तो अकर्मक को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव और सकर्मक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है। और मैंने क्या बोला कि वॉइस क्या है? वर्ब की ही फॉर्म है। वॉइस जो है वो वर्ब की ही फॉर्म है। और जब भी हम वॉइस एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब भी हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा हम बनाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। किस वर्ब की? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको? ट्रांजिटिव हिंदी में क्या कहेंगे हम? सकर्मक। मतलब ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई एम प्लेइंग चेस। आई एम प्लेइंग चेस। तो इस वाले सेंटेंस में अगर मैं इस वाले सेंटेंस को ब्रेक करूं तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आई मेरी बात? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और चेस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट मींस ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर क्या गिवन है हमारे को? ऑब्जेक्ट गिवन है। इस सेंटेंस के अंदर हमारे को क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट गिवन है। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट गिवन होगा वो कैसा सेंटेंस होगा? ट्रांजिटिव सेंटेंस। ठीक है। और उसके अंदर कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। जिसको क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। समझ में आई मेरी बात? तो ज्यादातर टीचर्स ये बताते हैं, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट ये जैसे आई एम प्लेइंग चेस, इसका इनडायरेक्ट इसका पैसिव बना के बता देते हैं। ये एक्टिव वॉइस है। अभी मैं बताऊंगा आपको एक्टिव और पैसिव क्या होता है। लेकिन कहां पर जो ट्यूटर्स होते हैं वो पढ़ाने में गलती करते हैं। आई एम प्लेइंग चेस ये एक्टिव सेंटेंस है। अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? द चेस इज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है। द चेस इज बीइंग प्लेड बाय मी, ये इसका मैंने क्या बना दिया? पैसिव वॉइस बना दिया। इस एक्टिव का मैंने क्या बना दिया? पैसिव वॉइस बना दिया। एक्टिव कौन से वर्ब वाला है? ट्रांजिटिव वर्ब वाला। इट मींस ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ट्रांजिटिव सेंटेंस का हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब का ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, उसका पैसिव हमने ये बना दिया। तो टीचर्स इनसे रिलेटेड ही रूल्स बताकर आपको फ्री कर देते हैं। सिर्फ इनसे रिलेटेड ही रूल्स बताकर आपको फ्री कर देते हैं कि सिर्फ यही चीज होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बनाया जाता है? सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बनाया जाता है? पैसिव बनाया जाता है। क्योंकि साफ लिखा हुआ है वॉइस के अंदर कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। किस वर्ब का पैसिव नहीं बनता है? इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी? जिसके अंदर क्या गिवन नहीं होगा? ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। क्या गिवन नहीं होगा? ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। लेकिन अब हम जब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको इन ट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव बनाकर बताऊंगा। मैं आपको इन ट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव बनाकर बताऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का भी क्या बनता है? पैसिव बनता है। ठीक है। जनरली ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या बनता है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब का भी क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। समझ में आई बात आपको? क्लियर है? ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसका तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि स्क्रीनशॉट लेना है, फिर भी एक बार आप ले लीजिए ताकि आपको थोड़ी बहुत पिक्चर इसकी आपके दिमाग में क्लियर रहे इसकी। ठीक क्लास, आगे बढ़ते एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं।
अब हम देखते हैं, याद रखना टॉपिक हमारा चल रहा है वॉइस का। टॉपिक किसका चल रहा है? वॉइस का हमारे पास टॉपिक चल रहा है। और वॉइस यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब has two parts which are following below, which are following below। ट्रांजिटिव वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक तो कौन सा होगा? एक्टिव, और दूसरा कौन सा होगा? पैसिव। समझ में मेरी बात? ट्रांजिटिव वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? एक्टिव और पैसिव, ठीक है, जिन्हें ही हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब समझ में आ गया ना? वॉइस क्या है? वर्ब की एक फॉर्म है जो ये बताती है कि किसके अंदर ऑब्जेक्ट है और किसके अंदर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अब हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में, ठीक है, एक्टिव वॉइस के बारे में हम लिखते हैं ताकि हमारे को ये चीज याद है। A verb is said to be an active, to be in the active voice when the person or thing denoted, when the person or thing denoted by the subject X, by the subject X। देखो, किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कब कहा जाएगा? किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस तब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। मतलब या तो कोई व्यक्ति है जो सब्जेक्ट बना हुआ है, या कोई वस्तु है जो क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। समझ में मेरी बात? दूसरा है हमारे पास पैसिव वॉइस। दूसरा क्या है हमारे पास? पैसिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस क्या होगा? A verb is said to be in the passive voice, when the person or thing, when the person or thing denoted by the subject, does not act, but suffers in the action, suffers in the action done by something or someone, देखो, एक वर्ब को पैसिव वॉइस तब कहा जाएगा
या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को भोगता है। समझ में आई बात? एक वर्ब को हम पैसिव वॉइस तब कहेंगे जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के हिसाब से तो कार्य नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य को भोगता है। मतलब जो भी परिणाम मिलता है, जो भी रिजल्ट मिलता है, वो किस में मिलेगा? पैसिव वॉइस में। ठीक है। और एक्टिव वॉइस क्या होगा कि जब कोई पर्सन या कोई थिंग, एक वर्ब को हम एक्टिव वॉइस तब कहेंगे जब कोई पर्सन या थिंग एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही हो, और एक वर्ब को हम पैसिव वॉइस तब कहेंगे जब कोई पर्सन या थिंग सब्जेक्ट के रूप में काम तो नहीं कर रही हो, लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को भोग रही है। इट मींस उसका परिणाम देने का काम कर रही है। तो वो कौन सी वॉइस कहलाएगी? पैसिव वॉइस कहलाएगी। याद रखना, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब की ही वॉइस होती है। जब ये ट्रांजिटिव वर्ब की वॉइस कंप्लीट हो जाएगी तब हम इंट्रांजिटिव वर्ब की वॉइस को भी स्टार्ट करेंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है क्लास? अब देखिए और ऐसा आगे समझते हैं कि एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखिए। एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अब हमें वो देखना है। How to change an active voice statement into an passive voice। ये हेडिंग है, याद रखना हेडिंग है, ठीक है। Step first, the subject of active voice becomes object of passive voice। Step second, the object of active voice becomes subject of passive voice। Before object of passive voice, we have to use by preposition। Next, in passive construction, we have to use third form of the verb।
स्टेप 5, फॉलो जनरल रूल्स, फॉलो जनरल रूल्स according to tenses, according to tenses। देखिए ये कुछ स्टेप है, इन स्टेप्स के बेस पर ही हम किसी एक्टिव वॉइस के स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जब हम पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इट मींस जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं आई एम प्लेइंग चेस, तो सबसे पहले मुझे इसमें सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बनता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हमने पढ़ा है टेबल में, क्या बनता है, मी बनता है। क्या बनता है, मी बनता है। ठीक है, दूसरा है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस का बन जाता है सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो सबसे आगे आएगा, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, सबसे आगे आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह मान लो हिम लिखा हुआ है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनता है, ही। हमने पढ़ा हुआ टेबल में टाइप्स ऑफ पर्सन में। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले हमें बाई प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले हमें बाई प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। और भी प्रीपोजिशन होती है लेकिन उनका यूज बाद में किया जाता है, कभी कभी किया जाता है उनका यूज, लेकिन ज्यादातर बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, और जब भी आप किसी एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाओगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे, थर्ड फॉर्म लिखोगे। और फॉलो जनरल रूल्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस, टेंस के अकॉर्डिंग जनरल रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और ये वाले रूल्स मतलब स्टेप 5 के रूल्स हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। याद रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज तक हम यहीं पर पढ़ेंगे क्लास, नेक्स्ट क्लास।